लेखक बताते हैं कि एक दिन एक बड़ी कोठी के सालों पुराने नौकर ने निर्णय लिया कि अब वो अपने मालिक के प्राण हर लेगा। लेकिन इसके पीछे की वजह सुन आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि नौकर को उसके स्वामी की आंखों से घृणा थी और यही कारण है कि वो उनकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता है। कहानी की ओर बढ़ते ही नौकर अपने मन की भावना हमारे सामने प्रकट करते हैं। नौकर कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, किंतु अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझ में एक तरह का रोग है और इस रोग के अंतर्गत मुझ में काफी बदलाव आने लगे हैं। मैं दुनिया के कणों कणों से आवाजें सुन पाता हूँ, चाहे वो नर्क के कोने से ही क्यों ना आ रही हो। और जिस तरह से मैं अपनी बातें संक्षेप में बता पा रहा हूँ, इसके बाद भी मुझे पागल समझना गलत होगा। किंतु अगर आप मेरे जीवन के कुछ और लम्हों के बारे में जान जाएं, तो शायद आप सभी मुझे सच में पागल समझने लगेंगे। कहानी की शुरुआत करते हुए नौकर अपने जीवन की व्याख्या देकर हमें आगे की ओर ले जाते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये नौकर किसी बूढ़े व्यक्ति के मकान में काम करते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति के पास असीमित पैसे, धन संपत्ति एवं जायदाद थी, किंतु उनकी पत्नी के देहांत के बाद भी उनमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं था। वह एक शांत, सरल और भले स्वभाव के थे, जो कि उनके आचरण से ही साफ झलकता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी नौकर के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और ना तो कभी भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके नौकर को आघात पहुंचाया। वहीं इन सब के अलावा नौकर कहते हैं कि कभी कभी मालिक अपने अकेलेपन के चलते मुझे अपने पास बिठाकर कहा करते थे कि चलो कुछ देर हम दो मिलकर थोड़ी गप्पे लड़ाते हैं। आखिर हमें भी तो आम जिंदगी को जीकर खुद की भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करना चाहिए। हम आदमी हैं तो क्या हुआ, हमारी मन की दशा बतलाने का हक हमें भी होता है। नौकर के मुताबिक वो बूढ़े व्यक्ति बेहद अच्छे इंसान थे और उन्हें वो बहुत भाते भी थे, किंतु फिर वो बताते हैं कि केवल उनकी आंखों की वजह से मैं अपने मालिक को नापसंद करता हूँ। ऐसा लगता था मानो जैसे वो आंखें किसी आदमी की नहीं बल्कि गरुड़ की हों। वो आंखें देखते ही मैं अपने आप से बाहर हो जाया करता था। मुझ में ना तो उन्हें देखने की क्षमता थी और ना तो मैं उन आंखों को बर्दाश्त कर पाता था। जब भी मैं उन आंखों को देखता था, मुझे ऐसा अनुभव होता था जैसे यदि मैंने उन आंखों को बर्बाद नहीं किया तो शायद मैं मन ही मन बर्बाद होकर संपूर्ण रूप से एक दिन खत्म हो जाऊंगा। यह अनुभव काफी समय से महसूस करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि चाहे अब जो हो जाए, मालिक की आंखें अब हमेशा के लिए बंद करना होगा, क्योंकि उन आंखों को ये सुंदर दुनिया देखने का कोई हक नहीं है और ना तो उन आंखों को मुझे बर्बाद करने का हक है। और बस फिर मैंने भयाभय कार्य करने का तय किया। नौकर की बातें सुनकर हमें यही लग रहा होगा कि वो आदमी कितना पागल और उन्माद था, क्योंकि सिर्फ आंखों की वजह से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का बुरा कैसे चाह सकता है। तो इसका जवाब भी नौकर हमें देंगे। तो नौकर बताते हैं कि मैं एक हैवान हूँ, किंतु मैं पागल नहीं हूँ और ना ही ये कत्ल मैंने अपने पागलपन के चलते किया है। ये कहते ही नौकर दर्दनाक मौत की ठीक पहले की घटना हमें बताने लगते हैं। घटना के ठीक पहले नौकर बड़ी ही सावधानी से अपनी चालें चला करते थे, जिससे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। बूढ़े व्यक्ति भी अपनी दिनचर्या पहले की तरह ही बताया करते थे और नौकर आम दिनों के अनुसार अपने कार्य को भली भांति पूरा करते थे। नौकर कहते हैं, सुबह मैं मालिक से बड़े ही नरम स्वभाव से पेश आता था, किंतु मेरा भयानक दर्दनाक रूप शाम के बाद से ही मुझ में उमड़ने लगता था। रात होते ही मैं हर रोज उनके कमरे में एक छोटी सी बत्ती लेकर जाया करता था। बत्ती का आवरण करके
मैं उसे एक काले कपड़े में लपेटकर मालिक के कमरे की ओर जाता था, जिससे कि प्रकाश का कतरा कतरा भी बाहर ना निकल सके। आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को आगे बढ़ाकर मैं सावधानी से कमरे की ओर बढ़ता जाता, और फिर जैसे ही लक्ष्य मेरे ठीक सामने आ जाता था तो मैं धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर पहले ही कमरे में झांक कर कमरे का हाल जान लिया करता था, ताकि आगे जाकर खौफनाक कत्ल को अंजाम देने के दौरान मुझे किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कमरे के भीतर जाने से पहले मैं बत्ती के ऊपरी हिस्से में मौजूद काले कपड़े में एक छोटी सी छिद्र कर लिया करता था, जिससे कि रोशनी की हल्की सी किरण फर्श पर गिरे और आसपास की चीजें कहाँ हैं इस बात का अनुमान मैं लगा सकूं। दहशत से भरे दर्दनाक जुर्म को अंजाम देने से पहले मैंने हमेशा बूढ़े व्यक्ति के मुंह पर रोशनी की किरणें डाली होंगी, किंतु सोए हुए बूढ़े व्यक्ति की आंखें नींद में बंद रहती थी, जिस कारणवश मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति का किस्सा खत्म नहीं कर पाता था। क्योंकि आंखें बंद रहती है तो मुझे उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आता था, और ना तो उनकी बंद आंखों पर, किंतु बिना क्रोध के सहारे मैं कभी भी अपने मकसद को अंजाम नहीं दे सकूंगा। मैं विनम्रता के साथ कमरे से बाहर चला गया। वही अगली सुबह होते ही मैं मालिक से बड़ी ही नरमी से पूछा करता था, आपने कल रात ठीक से अपनी निद्रा पूरी की ना मालिक? रात के समय भले ही मैं हर रोज उन बंद आंखों को मारने से कतराता था, किंतु सुबह जब भी वो आंखें मेरी नजरों के सामने चली आती थी, मेरे क्रोध का ठिकाना नहीं रहता था। इस तरह काफी हफ्ते गुजर गए। हर रोज सुबह होते ही मैं बूढ़े व्यक्ति को देखकर मन ही मन मुस्कुराता था, ये सोचकर कि हर रात इस आदमी की सुबह ना हो ये कहानी लिखने के लिए मैं कमरे में जाया करता हूँ। किंतु इस बात की भनक भी मैंने कभी इस बेवकूफ़ आदमी को लगने नहीं दी, और बिना किसी डर के सहारे यह आदमी अपने जीवन को चैन से व्यतीत कर रहा है। किंतु इसकी आंखें एक दिन इसके प्राण जरूर हर लेगी। साथ ही मुझे इस बात का खौफ जरूर होता था कि कहीं एक दिन ये आदमी मुझे रात के अंधेरे में अपने कमरे में आते जाते देख ना ले। वैसे मुझे खुद पर नाज भी था, क्योंकि चाहे कोई मुझे पागल ही क्यों ना कह ले, मैं बेहद अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं बेहद बुद्धिमान हूँ। वैसे रोज की तरह मैंने आज रात भी मालिक को खाना खिलाकर अपने कक्ष में भेज दिया, और रात के अंधेरे में जब बूढ़ा सो गया तब मैंने वही छोटी बत्ती उठाकर उस पर काला कपड़ा लपेट दिया, और फिर धीरे धीरे बिना कदमों की आहट किए मैं मालिक के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। आहिस्ता मैंने अपना सर दरवाजे से झांककर मालिक की ओर घुमाया, ये देखने हेतु कि आखिर मालिक जागे हुए हैं या नहीं। कमरे के बाहर मैंने काफी अवधि के लिए प्रतीक्षा की, किंतु शायद आज भी नियति मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मालिक की आंखें बंद होने पर उन्हें मारना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, और अंततः मैं बिना उनकी आंखें बर्बाद किए कमरे से बाहर आ जाता हूँ। किंतु अकस्मात मेरे हाथों से बत्ती फिसलकर नीचे गिर गई, जिसकी हल्की आवाज से ही बूढ़ा नींद से उठ गया। बूढ़ा बेहद घबराया हुआ था। कमरे में कौन है ये जानने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, किंतु मैंने अंधेरे के आगोश में खुद को छिपा कर रखा था। वहीं उसने अपनी शक्ति बटोर कर कहा, शायद तेज हवा के कारण बत्ती खुद ब खुद मेज से गिर गई होगी। ये कहकर भी वह सोया नहीं, वो शांति से अपने बिस्तर पर ही बैठा रहा। हालांकि उन्हें मेरे उपस्थित होने की बात पता तो नहीं चली होगी, किंतु सावधानी बरकरार रखकर मैं कमरे में काफी समय तक बिना शोर शराबे के ही खड़ा रहा। इस दौरान मेरी नजर बूढ़े व्यक्ति पर ही टिकी थी। मैं देख रहा था कि घने अंधेरे में अपने अकेलेपन के चलते बूढ़ा भयभीत हो रहा है। ये बेहद मामूली बात है कि एक बुजुर्ग आदमी घने अंधेरे में अनदेखी किसी चीज से डरा हुआ है। जब से उसके मन में ये डर बैठ गया
तब से वो क्षण भर के लिए भी सो नहीं पाया और ना तो उसने सोने की कोशिश की। बस यही मौका था उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का, क्योंकि अब सब कुछ मेरे अनुसार ही होने लगा था। अपने फैसले पर अटल होकर मैं काले कपड़े में छोटा सा छिद्र करके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रोशनी की हल्की किरण बूढ़े व्यक्ति पर पड़ने लगी, उसकी दिल की धड़कनें जोर जोर से बढ़ने लगी। और जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि मैं चीज़ों को काफ़ी जल्द अनुभव कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से दिल की धड़कनें अनुभव करना मेरे लिए मामूली बात ही थी। धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति की दिल की धड़कनें इतनी तेज होने लगी मानो जैसे सीने से दिल खुद ब खुद बाहर निकल आएगी। अंधेरे में भी उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बूढ़े को आभास हो गया है कि उसका आखिरी समय अब ज्यादा दूर नहीं है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें ठीक मेरे नजरों के सामने थी। बस मुझ में अब और शक्ति नहीं थी कि मैं खुद पर काबू रख सकूं। मैंने फौरन बत्ती के ऊपरी हिस्से से काले कपड़े को हटाकर मालिक की ओर मैं बढ़ने लगा। मालिक ने मेरी मौजूदगी देख मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। वो कहने लगे, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। इस बूढ़े बेजान शरीर से जिंदगी छीन कर तुम्हें आखिरकार क्या मिलेगा। मैं खुद अपने आपे से बाहर था और इस वजह से उनकी भीख मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे करीब आते ही वो भयभीत होकर चिल्लाने लगा। दूसरी बार उसकी चीख निकलने से पहले ही मैंने उसे बिस्तर पर गिराकर उसकी रजाई से उसके मुंह को संपूर्ण रूप से बांध दिया, जिससे कि उसकी चीखें बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सके और वो शांतिपूर्वक इस दुनिया से अलविदा कह दे। मैंने रजाई को उसके गले और मुंह के इर्द गिर्द दबा कर रखा था। धीरे धीरे उसकी छटपटाहट आहिस्ता होने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे और फिर उसकी छटपटाहट अकस्मात रुक गई। मैं बेहद आनंदित महसूस कर रहा था। वो आंखें जो मुझे बर्बाद करने चली थी, मैंने सिर्फ उन आंखों को नहीं बल्कि मैंने उन आंखों के साथ साथ संपूर्ण धड़ को भी दुनिया से विदा कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो आंखें अब मुझे कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। मुझे खुद पर फक्र भी था कि बर्बादी से खुद को आखिरकार मैंने बचा ही लिया। मेरी खुशी का जश्न खत्म होते ही मैंने बूढ़े व्यक्ति की धड़कनें सुनी, जो अब धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। धीमी होते होते वो बंद हो गई। अब नौकर हम सभी से कहने लगते हैं कि आखिरकार मैंने उन आंखों को तबाह कर ही दिया। क्या लगता है कि अब भी मैं पागल हूँ? नहीं, आप सभी का देखने का नजरिया गलत है। और अगर आप अब भी चाहते हैं कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता का सबूत दूं, तो शायद आगे की कहानी जानकर आप सभी की राय बदलने वाली है। नौकर अब कहने लगे, मालिक के मुर्दे को वैसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए वो एक एक करके शव को ठिकाने लगाने के इंतजाम में जुटे रहे। नौकर के अनुसार लाश को टुकड़ों में काटकर फर्श के नीचे दफनाना ही सही उपाय रहेगा। वो कहते हैं, मैंने सर से पैर तक शव को टुकड़ों में काटा। दहशत से भरा मेरा ये रूप शव के टुकड़ों से ही साफ झलक रहा था। एक भी पल मुझे उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति का आभास नहीं हो रहा था। वैसे इन टुकड़ों को सही जगह छिपाना भी एक बड़ा प्रश्न था, किंतु सही मायनों में ये सारी चीजें मैंने पहले ही सोच कर रखी थी। बूढ़े व्यक्ति के कमरे के फर्श पर लकड़ी के 3 तख्ते रखे हुए थे। उन तख्तों को उठाकर मैंने उसके ठीक नीचे शव को छिपाकर दोबारा से सब कुछ पहले की तरह समेट दिया। जिस तरह साझेदारी से मैंने षड्यंत्र को अंजाम दिया था, ये बात पता लगाना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव होगा। धीरे धीरे कमरे से सारे सबूत मैंने मिटा दिए। सब कुछ पहले की तरह सजा कर रखा, जिससे कि किसी को भी यहाँ हुए हादसे को लेकर शक ना हो। खून के धब्बों से लेकर बिस्तर समेटना सब कुछ सरलता पूर्वक मैंने कर रखा था।
दहशत को संपूर्ण रूप से ठिकाने लगाते लगाते सुबह से शाम हो आई थी। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि अकस्मात घर की घंटी बजने लगी और इस आवाज से मेरे मन में खौफ की लहर उठी। दरवाजे पर पुलिस अफसर आए हुए थे। कल रात की चीख सुनकर किसी पड़ोसी ने अफसरों को खबर किया होगा और उसी की तहकीकात करने हेतु पुलिस अफसर घर पर आए हैं। अफसरों को देखकर भी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी खुशी में झूम रहा था। छिपाने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था और ना तो ऐसी कोई भी चीज अव्यवस्थित थी जिसे देख अफसरों को मुझ पर किसी भी तरह का शक हो। मैं मन ही मन कहने लगा, अफसरों, तुम्हें जिस किसी चीज की भी तलाशी लेनी है बेझिझक शुरुआत करो, क्योंकि जो तुम सभी यहाँ ढूंढने हेतु आए हो उसे तो मैंने पहले ही मारकर ठिकाने लगा दिया है। अपनी हंसी रोककर मैंने उनसे अंदर आने के लिए कहा। साथ ही मैंने उन्हें बताया कि कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा था और भयभीत होकर मैं एकदम से चीख उठा। कुछ देर बाद बड़े साहब ने मुझसे प्रश्न किया कि घर पर कौन कौन रहता है। मैंने उन्हें बताया कि घर में मालिक और मैं हम दोनों ही रहते हैं, किंतु कुछ दिनों के लिए मालिक घर से बाहर घूमने हेतु गए हुए हैं और इस बड़ी सी कोठी की जिम्मेदारी वो मेरे कंधे पर सौंप कर गए हैं। सारी जरूरतमंद जानकारी लेकर वह धीरे धीरे घर की तलाशी में जुट गए। एकाएक मैंने उन्हें हर कमरे की तलाशी करने हेतु मदद की और अब बारी थी उस कमरे की जो मालिक का शयन कक्ष था। मैं साहसी वीर की तरह पुलिस अफसरों को मालिक के शयन कक्ष में ले जाकर मूर्ख बनाता रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बुद्धि मुझे पुलिस अफसरों से भी बचा सकती है। कमरे की तलाशी लेने के दौरान मैंने एक कुर्सी पर आसन ग्रहण किया। यह कुर्सी ठीक शव के टुकड़ों के ऊपर मौजूद थी, हालांकि अफसरों को इसकी भनक तक नहीं थी। तलाशी खत्म होते ही पुलिस अफसरों ने मुझसे कहा, माफी चाहते हैं बेवजह आपका वक्त जाया करने के लिए, किंतु हम भी क्या कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर हमें फौरन तहकीकात शुरू करनी होती है। ये सुनकर नौकर कहने लगे, नहीं नहीं, वक्त जाया करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आप सभी अपना फर्ज अदा कर रहे थे। वैसे मैं आप सभी के काम आ सका, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी। मेरी बातें सुनकर पुलिस अफसर संतुष्ट थे, किंतु धीरे धीरे मैं अपने अंदर अजीब सा अनुभव महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुझ में बेचैनी की लहर उमड़ रही हो। कान में एक अजीब सी ध्वनि का आभास होने लगा मुझे, किंतु यह आवाज मेरे लिए बुरी साबित होगी, ये मैं महसूस कर पा रहा था। मैं अफसरों के सामने आम व्यवहार करने की पूरी कोशिश में लगा रहा, किंतु वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में आने लगी मैं अपने आपे से बाहर हो रहा था। उस ध्वनि को दबाने के लिए मैं अफसरों से जोर जोर से बातें करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझने लगा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। मैं जानने लगा था यह आवाज किस चीज की है, किंतु अब भी मैं ये ध्वनि पहचान नहीं पा रहा था। कुछ घंटों पहले मैंने यही आवाज सुनी थी, किंतु तब ध्वनि की स्रोत ज्यादा तेज थी और अब ये पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि ये आवाज तख्तों के नीचे मौजूद दिल से आ रही है, यानी कि ये आवाज बूढ़े व्यक्ति की धड़कनें हैं। मन ही मन खौफ का आतंक मुझ में उमड़ने लगा। मैं सोच रहा था यह आवाज तो बंद हो चुकी थी, फिर कैसे दोबारा से यही आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मेरा सर और कान भय से आतंक में डूब रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सर और कानों में जोर जोर से किसी भारी वस्तु से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। अपने आपे से बाहर होकर मैंने अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया।
धड़कनों की गूंज मेरी कानों तक इतने स्पष्ट रूप से पहुंच रही थी जिसे रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अफसरों से अनुरोध करने लगा कि मेरे कानों के इर्द गिर्द एक अजीब सा शोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे कान कुछ ही क्षणों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मेरी मदद हेतु अफसरों ने मेरे कान देखे, किंतु उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। अपनी पीड़ा जानकर भी मैं अफसरों को कैसे बता पाता कि ये उसी व्यक्ति की धड़कनों की शोर है जिसे ढूंढने हेतु आप सभी यहाँ खुद चल कर आए हैं। मुझे ऐसा आभास होने लगा जैसे मेरे कानों के भीतर से एक अजीब सा द्रव जैसा तरल बाहर आ रहा हो। मुझ में अब बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि मैं बूढ़े की धड़कनों को कुछ और देर तक महसूस कर सकूं। मैं पागल होने लगा था। मेरा सर और कान दर्द से फटने लगा था। मैं अपने आपे से बाहर होने लगा। अब बस और नहीं, मेरे पागलपन की सीमा अब बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब मैं अपने काबू से बाहर जाकर कुर्सी से फर्श के तख्तों पर मारकर कुर्सी को दूर कहीं फेंक दिया। बूढ़े के शव को देखते हुए मैं कहने लगा, जब तक तू जिंदा था तब तक अपनी आंखों से मुझे बर्बाद करना चाहता था, और अब जबकि तेरी आंखों को बर्बाद करके मैंने तुझे खत्म कर डाला है, तब भी तेरी धड़कनों के शोर ने मुझे परेशान कर रखा है। एकाएक मैंने अफसरों से कहा, हाँ, मैंने अपने मालिक यानी इस बूढ़े व्यक्ति को कल रात जान से मार दिया और फिर उसे टुकड़ों में काट कर मैंने उसे शांतिपूर्वक यहीं दफना दिया। ये बूढ़ा अपनी आंखों से मुझे मारना चाहता था, किंतु मैंने उससे पहले ही उसे दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन दोबारा से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं फिर से इसे मौत दूंगा। पहले से और ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली मौत इस बूढ़े व्यक्ति को प्रदान करना ही होगा। मैंने अफसरों से कहा, आप एक एक करके आइए और देखिए मैंने किस तरह से इस भयावह जोखिम को अंजाम दिया। अपने पागलपन में नौकर जोर जोर से हंसने लगा, साथ ही वो गिड़गिड़ाता रहा, अब बस बूढ़े, मुझे और परेशान मत कर, मैं शोर से तंग आ चुका हूँ। मुझे मजबूर मत कर कि मैं दोबारा से तुझे जिंदा मार दूं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी टेल टेल हार्ट। इस कहानी के लेखक हैं एडगर एलन पो। ये कहानी भयावह होने के साथ साथ मनुष्य के मनोविज्ञान का पाठ भी हमें पढ़ाती है। वैसे ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप सभी ऐसी ही रोमांचक और नई नई कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई कहानी का लुत्फ उठाइए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।